में इस वक्त ज्वाइन किया शफकत मुनीर साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया शफकत साहब। शफकत, इससे कबल भी बात हुई थी और इस हवाले से हम देख रहे थे। इस वक्त जो मैं सबसे पहले आपसे जिक्र करना चाहता हूं वो पेट्रोलियम सरचार्ज ही है। अगर आइंदा माली साल में 1726 अरब का इसका हदफ रखा जाएगा तो फिर अवाम को रिलीफ किस तरीके से दिया जाएगा? फिर किसी सेक्टर में अगर रिलीफ दिया भी जाएगा तो अवाम को इस तरफ से निचोड़ लिया जाएगा। मेरा ख्याल अगर तारीखी तौर पे देखें तो पेट्रोल जो है या इस पे बढ़ने वाला जो भी है, चाहे वो पीडीएल हो या वैसे पेट्रोल के रेट बढ़े, इसकी वजह से ओवरऑल तमाम चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। ये हमारी हिस्ट्री रही है पास में भी। अगर आप कह रहे हैं कि हमने अगले साल का, जैसे अभी कुछ फिगर शकील बता रहे थे कि हमने 8% प्लस कुछ रखा है टारगेट, कि इन्फ्लेशन इस तक जाएगी, महंगाई की जो बढ़ने की शरह इससे ज़्यादा ना जाए, तो उधर पीडीएल आप 1727 रखेंगे। हमने अभी तक 1400 पे जो हालात देखे हैं वो भी हमारे सामने हैं। और अगर ये सूरत हाल रहेगी तो मेरा ख्याल है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पीडीएल से आमदनी जा रही है वो प्योरली वफाक के पास जाती है, और वो शायद वो नॉन टैक्स उसमें जाएगी, और उसको बाकी चीज़ों के लिए तो इस्तेमाल होगा, लेकिन बाकी जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं उधर इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन तो शफकत साहब, सवाल यही है ना कि हुकूमत ने इसको कमाई का जरिया बना लिया है और जब जी। अवाम की बात आती है तो हुकूमत अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पीडीएल हो या इसको हम पेट्रोलियम सरचार्ज का नाम दें, इसकी मद में पैसे और हदफ बढ़ा लिया जाता है। अभी आप बुनियादी तौर पे देखें ना कि जो ये बजट है, इसको एडजस्टमेंट्स का बजट हम कह सकते हैं, ना ये डेवलपमेंट का बजट इसको हम कहा जा सकता है। एडजस्टमेंट इन द सेंस के कहीं आप पीएसडीपी से कट करके एडजस्ट कर रहे हैं, कहीं आप पीडीएल की सूरत में ले जाके जो रेवेन्यू आ रहा है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो फिजिकल कुशन है वो इतना मौजूद नहीं है, ये जितना था आप यूज कर रहे हैं। पर सबसे कि अंडर टैक्स या जो लोग टैक्स से आउट हैं या अंडर टैक्स हैं, उन सेक्टर की बजाय जो जितने सेक्टर पे टैक्स है ऑलरेडी उनकी बात हो रही है। जैसे अभी सैलरीड क्लास की बात हुई थी, लगता था कि शायद बयानात से कि इनको को बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा, लेकिन आपके सामने जो फिगर्स आ रहे हैं, जो अब शायद बजट में पता नहीं नेगोशिएशन के हम्म। बाद तब्दीली आए या ना आए, लेकिन उनसे तो लग रहा है कि सेगमेंट, एक छोटा सेगमेंट जो सैलरीड क्लास है, जिन जिन जो कि कम नंबर ऑफ पीपल फॉल करते हैं उसमें, उनको शायद एक रिलीफ बन रहा है। और जो हम्म। सबसे बड़ा चंक है, जो नीचे का चंक है, उसमें कोई ऐसा रिलीफ नजर नहीं आ रहा। तो हम्म। बात सादा सी है कि बजट की डायमेंशन क्या है। बजट एडजस्टमेंट्स का बजट है, ना इसको हम रिलीफ का बजट कह सकते हैं, ना हम्म। वेलफेयर का कह सकते हैं, ना डेवलपमेंट का कह सकते हैं। अब तीन चीजें बुनियादी जो हैं, जो अखराजात का हम मत हम्म। देख, वो उनको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। जैसे हमने डिफेंस में लाजमी करना है, फिर हम्म। कर्जे और कर्जों पे सूद की अदायगी, वो है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन है। हम्म। इसके बाद जो बाकी माना है उसको हमने तकसीम करना मुख्तलिफ सेक्टर में। सही। आप आपका देखें, हेल्थ में अगरचे इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, थोड़ी बहुत, जो जैसे इकोनॉमिक सर्वे में बताया, लेकिन साउथ एशिया के जो एवरेज है उससे अभी भी हम थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं। तो हालात, जाहिर है कि जंग ने बाकी मुल्कों को भी मुतासर किया, हमें भी किया, लेकिन पीडीएल का जो एक कॉन्सेप्ट आया हमारे यहाँ, बाकी शायद हमें रीजन में देखें तो कहीं हमें इस तरीके से पेट्रोल की और जो प्राइसेस को। इक्तसादी सर्वे में नंबर्स जारी किए गए हैं, जो अदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं, आप उसको ठीक समझते हैं, वो सही है? क्योंकि जब हम इन्फ्लेशन रेट भी देखते हैं जिसका जिक्र हो रहा है इक्तसादी सर्वे में, वो तो 6.2 के अराउंड है, लेकिन ऐसा है वाकई? देखिए, इन्फ्लेशन रेट जो निकालते हैं ना, वो ज़ाहिर है इन्होंने एक फार्मूला को लगा के निकाला, जो वैसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज से हम देख रहे हैं। जो यानी हमने भी एक स्टडी की मार्केट के हवाले से, मार्केट्स में जाके सिंध, और वो एक महदूद स्टडी थी, लेकिन उसमें हमें ट्रेंड नज़र आए कि जो इन्फ्लेशन के रेट सरकारी तौर पे मौजूद हैं, वो एक फार्मूला अलग है। जब हमने मार्केट में देखा तो आज के हिसाब से अगर हम देखें ना, जो सिचुएशन डाल के पीडीएल के बाद की और सब, तो उसमें कम से कम लगता है कि एट एन एवरेज 10 को जरूर टच कर रही है। बिल्कुल, हम तो गुर्बत के फॉर्मूले को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं इस तरफ ही आ जाता हूँ, जो अभी जिक्र भी कर रहे थे शफकत साहब भी, कि क्या वाकई ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट का बजट है? इसको हम ग्रोथ का या रिलीफ का बजट तो नहीं कह सकते। देखिए, बजट जो है एक प्लानिंग टूल है। ये ना ग्रोथ होता है ना ये रिलीफ होता है। ये बुनियादी तौर पे आपकी जो आमदनी और आपके अखराजात हैं, उनके दरमियान एक तवाज़ुन रखने के लिए प्लानिंग की जा रही होती है। पाकिस्तान जैसे जो हमारे मुल्क हैं, जहाँ पे कि हर चीज़ उधार लेके करना पड़ती है, वहाँ पे हमें आईएमएफ प्रोग्राम में जब होते हैं तो कहा जाता है कि या हम अपने अखराजात कम कर दें या अपने जो
है आमदनी वो बढ़ा लें। अब आमदनी बढ़ाने के लिए ज़ाहिर आपको टैक्सेस चाहिए, और अखराजात कम करने के लिए एक तो जो नॉन प्रोडक्टिव अखराजात हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, और दूसरा डेवलपमेंट सेक्टर जो है उस पे किस तरीके से जो है अजाफी अखराजात लगाए जा सकते हैं। तो उसका नाम एक बजट है। अगर हम पाकिस्तान के मारूजी हालात को देखते हुए देखें तो ये पांचवा बजट होगा करंट रजीम का जो, और पिछले 4 बजट जो हैं वो IMF की सुपरविजन में ही बने हैं, पिछले जो 3 बजट हैं। और रात को जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया वो पिछले बजट का रिजल्ट कार्ड है, और वो बहुत क्लियरली आपको बताता है कि किन किन शोबों में उस बजट से तरक्की हुई, कौन से शोबे ऐसे हैं जहाँ पे मजीद स्पेंड करने की जरूरत है। आई वुड से कि बहुत हौसला अफजा नहीं लेकिन मायूस कुन भी नहीं है, क्योंकि अगर हम 2025 के सैलाब और जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है उसको जहन में रखते हुए देखें कि पाकिस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं पिछले 3 सालों से कंपेयर करें तो वो चौथे साल में आके उन सब में इम्प्रूवमेंट है, हाल दो के टारगेट मिस हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है वो पे अप कर रही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि इस पॉलिसी कंसिस्टेंसी को पे अप करने के लिए सारा बर्डन जो है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वाले सेक्टर बर्दाश्त कर रहे हैं, खा वो तनख्वाहदार तबका हो, खा वो बड़े बिजनेसेस हो, वो और कॉर्पोरेट सेक्टर डॉक्टर हो। साहब, जो टारगेट्स मिस हुए हैं, अगर ग्रोथ के टारगेट्स की खासतौर पर बात की जाए तो उसमें 3 फैक्टर्स का जिक्र किया है वजीर खजाना साहब ने। उसमें एक फैक्टर जो है वो फ्लड का है, फिर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का है और ट्रम्प के टैरिफ्स का है। तो आपको लगता है यही वो 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहे, या हमारे अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी मसला है? वो तो एक क्रॉनिक मसला है, यानी उस मसले के होते हुए जब बाकी एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी हालत उस मरीज के जैसी है जिसकी कि इम्यूनिटी लेवल कंप्रोमाइज्ड है पहले ही से। तो हल्का सा भी कोई जब वायरस या कोई बैक्टीरिया उसके पास से गुजरता है तो वो एक लंबी चौड़ी इन्फेक्शन बन जाती है। तो इसी तरीके से जब आपकी इकॉनमी पहले से वल्नरेबल है ड्यू टू इंटरनल फैक्टर और रिफॉर्म और बाकी सारी चीजें, तो उसके बाद ये वो फिर बुरे तरीके से हमें मुतासर करते हैं। तो एक तो क्लाइमेट चेंज की शिद्दत या एनर्जी की अनप्रडिक्टेबिलिटी वो तो अपनी जगह, लेकिन हमारे पास तो उसकी निपटने के लिए कुव्वत मदाफत भी नहीं है। फिर हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि ये जो माली साल हम आउट गोइंग फिस्कल ईयर है इसका आगाज जो था वो पाकिस्तान पे एक जंग थोप दी गई थी इंडिया की तरफ से, जिसको हमने बुनियादुल मरसूस एक कामयाब जो था वो फतह हासिल की। लेकिन जाहिर है कि उस जंग के बाद और उसके बाद मुसलसल हमारे मगरबी सरहद जो है वो डिस्टर्ब है। अफगानिस्तान के साथ एक्टिव कन्फ्लिक्ट हमें करना पड़ा फितनतुल ख्वारिज से निपटने के लिए। ईरान की सिचुएशन अलहदा से बन गई, तो वो जो इन्वेस्टमेंट के टारगेट हैं या जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो जाहिर है तो सारी सूरत हाल में वो कंप्रोमाइज होता है। इन्वेस्टर जो है उनको एक पीसफुल जगह चाहिए होती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा महल्ले वकूअ ऐसा है कि वो हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। तो ये सारे फैक्टर जो है ये मिलके उस ग्रोथ को ये सारे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं।